दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसमें कुल 800 शब्द है और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो आपसे कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूंगा। 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी? महोदय, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर केंद्रित अपनी छमाही साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट में कोविड-19 के कारण दक्षिण एशियाई देशों को होने वाले नुकसान के बारे में तो बताया ही है, समय पर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इन देशों को आगाह भी किया है। विश्व बैंक का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की बड़ी आबादी और शहरी इलाकों में घनी बस्तियों के कारण दक्षिण एशिया पर कोविड-19 की सबसे गहरी मार पड़ सकती है और इसकी आर्थिक विकास दर 6 महीने पहले की 6.7% से घटकर 1.8 से 2.8% रह सकती है, जो पिछले 40 साल में इस क्षेत्र का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। यदि लॉकडाउन लंबा खिंचा तो विकास दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये लोग उन इलाकों तक वायरस ले जाएंगे जहां संक्रमण नहीं था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में 1.5 से 2.8% रह सकती है, परंतु लॉकडाउन लंबा खिंचा तो आंकड़ा उसके अनुमान से कम भी हो सकता है। भारत को उसने गरीबों को भोजन तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, प्रवासी मजदूरों के लिए अस्थायी रोजगार कार्यक्रम बनाने, लघु कुटीर व मध्यम उद्यमों को बचाने तथा स्थिति थोड़ी ठीक होते ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ उसने मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की आर्थिक विकास दर नकारात्मक होने की बात कही है। रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 के कारण दक्षिण एशियाई देशों में असमानता बढ़ेगी। शहरी मजदूर गांव में ही नहीं, वापस गरीबी में भी लौटेंगे और गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर इस क्षेत्र ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह गंवा देंगे। विश्व बैंक ने कोविड-19 के जिन नतीजों के बारे में बताया है, भारत उनसे अनजान नहीं है। इसलिए वायरस से मुकाबला करते हुए उसने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से गति देने के बारे में भी सोचा है। रिपोर्ट में भारत के बारे में आश्वस्त करने वाली बात यह है कि अभूतपूर्व संकट के बावजूद यह अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, लेकिन इसे गरीबों और कमज़ोरों को भोजन व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया
कराने समेत तमाम कल्याणकारी उपाय करने के अपने संकल्प पर भी अमल करना होगा। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में तेजी से फैलकर आतंक का पर्याय बन गया है। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पैराग्राफ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी भी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है, उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है, जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। पैराग्राफ। महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांव में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांव के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेंगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांव और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। पैराग्राफ। महोदय, सांप्रदायिक और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का
50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती हैं, जो कि हमारे देश की रीढ़ हैं। इसलिए भारत सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में देश कृषि उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र बने। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।